इस वीडियो में हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। यानी कि हमारे शरीर में जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, वैसे ही उत्सर्जन तंत्र है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है। फिर आगे जो डेफिनेशन आ रही है वो है उत्सर्जन की परिभाषा कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है। उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। सरल भाषा में अपन ऐसे लिख सकते हैं इसे कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बने हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है। अब ये हानिकारक पदार्थ कैसे बने? क्योंकि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है। और ये जो उपापचय क्रियाएं हैं उनमें कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ टूटते हैं। तो हमने जो भोजन किया है उस भोजन के अंदर भी जिसका पाचन हो चुका है और पाचन होने के पश्चात जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचा है, हानिकारक पदार्थ बचा है जो शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, उस पदार्थ को अपन अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। तो वो जो पदार्थ शरीर में किसी काम का नहीं है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसे बाहर निकालना जरूरी होता है। क्योंकि यदि वो शरीर में रहेगा तो वो एक प्रकार से हमारे लिए घातक विषैला सिद्ध हो सकता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कोई भी प्राणी उपापचय क्रियाओं द्वारा, देखिए आ गया ना ये उपापचय क्रियाएं, ठीक है, द्वारा अपशिष्ट पदार्थों, जैसे हमारे शरीर में जो बनते हैं अपशिष्ट पदार्थ, अमोनिया, ना, ये सभी प्राणी की बात कर रहा है। जैसे यूरिया, मनुष्य के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। पहले अमोनिया जो होती है वो अधिक विषैली है, अधिक हानिकारक, घातक है। अमोनिया को यूरिया में बदल लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। कुछ जंतु यूरिक अम्ल का करते हैं। और एक अन्य उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अपशिष्ट है, इसको बाहर निकालना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन का मतलब क्या है? बाहर निकालना, निष्कासित करना, एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है। आप देखिएगा ये जो हमारे शरीर के अंदर मोस्टली जो हानिकारक पदार्थ बना है, अपशिष्ट पदार्थ बना है, यह है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। कैसा है? नाइट्रोजनी। यूरिया जो है उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है, यूरिक अम्ल में भी नाइट्रोजन है, अमोनिया भी नाइट्रोजन है। परंतु अपन यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के अंदर भी यूरिया जो है उसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यह यहाँ पर एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। ठीक है, यूरिया कैसा अपशिष्ट है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों से होता है। हम जो श्वसन क्रिया में CO2 के द्वारा CO2 गैस को बाहर छोड़ेंगे फेफड़ों से, तो इसको CO2 को उत्सर्जित कर देंगे। ठीक है, परंतु ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको उत्सर्जन करने के लिए एक विशेष तंत्र, ठीक है, उस तंत्र का नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। ये कार्य करता है। यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब इस मनुष्य की बात करें तो इस तंत्र में वृक्क, वृक्क यानी कि किडनी, देखिए वृक्क को ही अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। तो किडनी मुख्य काम करती है यूरिया को बाहर निकालने का। ठीक है, अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? यूरिया। ठीक है ना, कौन बाहर निकालेगा उसको? किडनी बाहर निकालेगा। आगे ये बता रहा है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर अभी आया भी था आपने, है ना। अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकती है, यूरिक अम्ल हो सकता है। ये 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। तो इन तीनों की बात करेंगे कि अमोनिया कौन कौन से जंतुओं में बनती है और वो बाहर उत्सर्जित की जाती है। यूरिया जैसे मनुष्य की बात करेंगे, और यूरिक अम्ल कौन से जंतुओं में होती है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इन तीनों के बारे में, उनको पढ़ेंगे। पहले बात कर रहे हैं अपन अमोनिया की। अमोनिया उत्सर्जन जो है अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन ही अमोनियोत्सर्ग कहलाता है। अब ये किन किन में पाया जाता है ये बता रहा है कि अपने इसमें अनेक अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां कौन सी? ऐसी मछलियां जिनमें अस्थि पाई जाती है, अस्थि यानी कि हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं,
उन्हें कहते हैं उपास्थि मछलियां। क्या कहते हैं उनको? उपास्थि, क्योंकि उपास्थि जो है, ठीक है ना, उसका नाम है उपास्थि। ये उपास्थि मैंने यहाँ लिख दिया, ये उपास्थि मछलियां। जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं वो उपास्थि हैं, जिनमें हड्डियां होती हैं वो अस्थिल मछलियां। तथा कुछ उभयचर, उभयचर यानी कि जो जल और स्थल दो जगह रहते हैं तो उसे कहते हैं उभयचर। जैसे मेंढक है, पानी में भी रहता है और बाहर स्थल पे भी रहता है, तो मेंढक से याद कर सकते हो आप। और जलीय कीट, कुछ जलीय कीट है, ये क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। ठीक है, क्या है? NH3। ये अमोनिया का सूत्र है। ये अमोनिया बहुत ही विषैली गैस के रूप में होती है और ये जल में घुलनशील होती है, इसलिए जलीय जंतु इसी को उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अपन ने यहाँ नाम लिया कि अस्थिल मछलियां, मछलियां पानी में पाई जाती हैं, जल में। उभयचर, है ना, और जलीय कीट। तो जलीय जंतुओं के अंदर जो अमोनिया गैस है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ है, उसको जल में घोल करके सीधा ही बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। फिर दूसरी बात करेंगे यूरिया की। यूरिया, अपने शरीर के अंदर यूरिया ही बनती है। मुख्यतः यूरिया उत्सर्जी जो स्तनधारी हैं, ठीक है, और समुद्री कुछ मछलियां हैं इसके अंदर शामिल, जो समुद्र के अंदर यानी कि लवणीय जल में पाई जाती हैं। समुद्री जल का मतलब क्या है? लवणीय जल, खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक, देखिए याद, ध्यान से याद कीजिएगा, यूरियोटेलिक कहा जाता है। ठीक है ना, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया, देखिए हमारे शरीर के अंदर भी क्या बनेगी? पहले अमोनिया बनेगी, लेकिन ये अमोनिया को, ये बहुत ही विषैली है, इसको उत्सर्जित करने के लिए अपने शरीर के पास यानी कि पानी, अपन जलीय जंतु नहीं है, अपन स्थल पे रहते हैं, इसलिए अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाएगी। अमोनिया को किससे बदल दिया जाएगा? अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाएगा। और ये काम कौन करेगा? ये यकृत करेगा। यकृत यानी कि लीवर, जो पाचन तंत्र में अपने पढ़ा था, यकृत। तो यकृत क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया अधिक विषैली है और यूरिया उसकी तुलना में कम विषैला है। यूरिया भी हानिकारक है शरीर के लिए, परंतु ये अमोनिया से यूरिया बदल गया। ठीक है, अब ये जो यूरिया है ये कहाँ है? ये रक्त में घुली हुई है। ठीक है, तो रक्त से इसको अलग कौन करेगा? रक्त से पृथक करने का काम करेंगे वृक्क के। ठीक है ना, तो आगे लिखा है जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। निस्पंदन का मतलब है छानना। जैसे अपन ने चाय है, चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग हो जाती है चाय, तो वैसे ही हमारे जो वृक्क है वो क्या करते हैं? रक्त के अंदर जो यूरिया घुली हुई है उस यूरिया को अलग कर देगा और रक्त को शुद्ध कर देगा। ठीक है ना, रक्त को शुद्ध करने का काम भी ये करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं तीसरे प्रकार के जो जंतु हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। ये देखो यूरिकोटेलिक। और जो यूरिया का करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक। थोड़ा सा अंतर है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक जंतुओं में क्या अंतर है? ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें तो कहते हैं यूरियोटेलिक, और ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है ना, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जंतु प्राणी कौन कौन से हैं? पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे यूरिक एसिड का करते हैं। सरीसृप, सरीसृप यानी कि जो रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, जैसे अपने घरों में छिपकली है, सरीसृप में आती है। सांप है, वो भी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। डायनासोर जो लुप्त हो गए वो भी सरीसृप में आते थे। और कीट, ये सब अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। ठीक है ना, सॉरी, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं और यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं और पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं और ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे जो अपना 5 नंबर का बड़ा प्रश्न बनता है इस पाठ में, वो बनता है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए। ठीक है, और इसके विभिन्न भागों को समझाइए। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का तो अपना चित्र आएगा और 3 नंबर का इसका वर्णन करना आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इन दोनों को समझेंगे। पहले मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, ठीक है ना, और ये रहा वृक्क का चित्र, और वृक्क के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में।
मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके उसका निष्कासन करता है। तरल अपशिष्ट है, ठीक है, जैसे मूत्र क्या है, तरल अपशिष्ट है, तरल यानी कि द्रव अवस्था में है। इस तंत्र में दो वृक्क, देखिए अपने दो किडनी होती हैं, है ना, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। एक मूत्राशय, ये रहा मूत्राशय, ठीक है ना, ये मूत्राशय। दो मूत्र वाहिनियां, इसे देखो ये निकल रही मूत्र वाहिनी, एक ये और एक ये मूत्र वाहिनी, दो मूत्र वाहिनियां और एक मूत्र मार्ग। अंतिम जो भाग है नीचे वो क्या है इसका, मूत्र मार्ग, जिससे अपन मूत्र बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब इसके भाग है मानव उत्सर्जन तंत्र के, वो अपन देखेंगे। पहले अपन बात करेंगे वृक्क की, वृक्क यानी किडनी, ठीक है ना। देखिए डायग्राम में अपन को दिख रही दोनों, ये दोनों वृक्क, ठीक है, इनकी बात करेंगे पहले। तो क्या लिखा है, यह है मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है, ठीक है, यानी कि मुख्य उत्सर्जी अंग यही है। इसके अलावा और भी अंग होते हैं, जैसे फेफड़े हैं वो भी CO2 का उत्सर्जन करते हैं, त्वचा है वो पसीने का उत्सर्जन करती है ना। लेकिन ये मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है, वृक्क है, किडनी है। यह शरीर से लगभग 75 से 80% तरल अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। साथ ही शरीर में स्त्रावित समस्त रसों का नियंत्रण भी करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा को ना, अन्य जो तरल पदार्थ हैं उनकी मात्रा को, खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह सेम के दाने, देखो सेम क्या है, सेम एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जिसका बीज इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसा बीज होता है उसका। तो ये सेम का एक पौधा है, उसका जो बीज है, ठीक है ना, उसकी आकृति की किडनी होती है। देखिए ऊपर किडनी का डायग्राम, ये देखो है ना, इस प्रकार से ये सेम का एक बीज है, पौधे का बीज उसकी तरह होता है। तो नाम क्या पड़ गया इसका, सेम की बीज की आकृति का। सेम के दाने, दाने क्या है, बीज हैं, की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि पेट में, ठीक है, हमें पीठ की ओर यानी पीछे की ओर, हमारी जो आगे की सतह है जहां हमारी आंखें हैं, नाक है ना, ये तो कहलाती है अग्र सतह। और जो पीछे जो हमारी पीठ है वो कहलाती है पृष्ठ सतह, ठीक है, आगे वाली अधर, पीछे वाली पृष्ठ सतह। तो ये पीठ की तरफ, पीछे की तरफ हमारे पेट में स्थित होते हैं। और आमाशय के नीचे कशेरुक दंड, कशेरुक दंड का मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी बीचों बीच, उसके दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर, एक दाईं ओर है दूसरा बाईं ओर स्थित होता है। फिर आगे लिखा है वृक्क कि मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। देखिए अपन देखते हैं डायग्राम में, ये इस प्रकार से देखो लिखा हुआ हाइलम, ठीक है ना। ये जो खांच है यहाँ, ये पूरा ऐसे घुमाव है, ये यहाँ वाली ये जो खांच है ये इसकी बात कर रहा है ना, इस घुमाव की। ये यहाँ ऐसे होती है, तो ये जो खांच है क्या कहलाती है, हाइलम कहलाती है, ठीक है। मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां हाइलम से होकरी वर्क में प्रवेश करती हैं। देखिए कहां से कर रही हैं, ये जो हाइलम वाला भाग है इसी में क्या आ रही है, ये धमनी शिराएं है ना, और ये मूत्र नलिका निकल रही है। तो ये हाइलम वाले भाग से ही यहीं से प्रवेश करती है और मूत्र वाहिनी यहीं से निकलती है। फिर आगे, हाइलम के भीतरी भाग में कीट के आकार की एक वृक्क की श्रोणी होती है जिसे पेल्विस कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, पेल्विस, यानी कि हाइलम जो है ये ऐसे है, घुमाव ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ ये जो भाग है पूरा, ये अंदर वाला ये भाग, ये भाग क्या कहलाता है अपना, पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेल्विस, ठीक है, ये पेल्विस। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को वल्कुट और भीतरी भाग को मध्यांश। देखिए बाहर का जो भाग है ना, ये बाहर वाला, ये वाला, ठीक है, बाहर का भाग क्या कहलाएगा, बाहर का भाग तो कहलाएगा वल्कुट, ठीक है। और अंदर का जो भाग है ये वाला, अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, मध्यांश, ठीक है। बाहर का भाग वल्कुट, अंदर का भाग मध्यांश कहलाता है। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वृक्काणु या नेफ्रॉन, ठीक है। यानी कि हमारे जो वृक्क हैं इसके अंदर देखिए आप यहाँ छोटे छोटे धागे से धागे आपको दिख रहे हैं, है ना, ये ही वृक्काणु या नेफ्रॉन है, यहाँ पर ये रहे। इसके काट को देखिए यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये रहा अपना एक नेफ्रॉन, ये यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो बना हुआ ना, ये पूरा ये एक नेफ्रॉन है, दिखा ना नेफ्रॉन। तो ये लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि नेफ्रॉन ही हमारी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये काम करते हैं। ये ही क्या करेंगे, रक्त में जो यूरिया है उसको निस्यंदित करेंगे, उसको छानने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं, वृक्क के दो भाग हैं, आगे लिखा है प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग हैं। अब ये नेफ्रॉन की संरचना,
देखिए मैंने ये बताया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो एक ये भी बन सकता है कि नेफ्रॉन की संरचना को सचित्र समझाइए, है ना। तो चित्र 2 नंबर का और नेफ्रॉन की संरचना, तो अब नेफ्रॉन की संरचना समझेंगे अपन। नेफ्रॉन की संरचना देखिए, पहले मैं आगे आपको बता दूं, पहले ये है नेफ्रॉन, ठीक है ना। मानव वर्गाणु की संरचना नेफ्रॉन। आप देखो इसको समझिए, ये यहाँ पर ये जो भाग है, यहां से शुरुआत करते हैं। ये कटोरे नुमा भाग है, ये है बोमन संपुट। क्या कहलाता है? बोमन संपुट। इसमें एक धमनी आती है जिसका नाम क्या है? अभिवाही धमनी। और एक धमनी वापस बाहर निकलती है, उसका नाम है अपवाही धमनी। और ये धमनी अंदर इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है, ठीक है, घूमी हुई होती है। और यहाँ इसमें जो रक्त आ रहा है, जिसमें यूरिया घुली हुई है, वो यूरिया छन करके यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में, इस नलिका का नाम क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो घुमाव है, ठीक है ना, ये जो अपना अभिवाही धमनिका जो आ रही है अंदर आगे, इसमें इस प्रकार से कुंडलित हो रखी है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसे अपन ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। पहले हमें इन शब्दों को याद करना होगा। अब ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, यहाँ से इस प्रकार से एक लूप बन गया, इसका नाम है हेनले का लूप या हेनले का पासा, ठीक है ना। ये पास इस प्रकार से बन गया लूप। ये नीचे की तरफ आ रही है अवरोही नलिका, अवरोही भुजा, और जो ऊपर जा रही है वो आरोही भुजा। और यहाँ पर ये जो नलिका है आगे जाकर के फिर कुंडलित हो गई, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तो क्या थी? समीपस्थ, और ये दूरस्थ, ठीक है। और अंत में जाकर के ये संग्राहक नलिका बनाती है। क्या बनाती है? संग्राहक नलिका। और ये आगे मूत्र नलिका के अंदर मूत्र वाहिनी में आगे पहुंचती है। तो ये अपन ने इसकी संरचना को पहले अपन ने चित्र के माध्यम से समझा। अब देखिए आपकी बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। पहले इसमें ये बात कर रहा है अपने कि बोमन संपुट की। किसकी बात कर रहा है? देखिए यहां से देखते हैं दोबारा। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो बोमन संपुट और दूसरी वृक्क नलिका। तो बोमन संपुट देखिए अपन ने यहाँ देखा पहले, ये रहा बोमन संपुट, है ना, ये इसकी बात कर रहा है। दूसरा नलिकाओं की बात करेगा। कौन कौन सी नलिकाएं? समीपस्थ, है ना, आरोही अवरोही, हेलने का लूप, ये यहाँ से वाला लूप, और ये दूसरी नलिका, और ये संग्राहक नलिका। तो ये नलिकाएं होगी सारी ये, ठीक। और ये क्या हो गया? बोमन संपुट। तो पहले बोमन संपुट की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं बोमन संपुट में क्या लिखा है। बोमन संपुट में लिखा है, यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार, है ना, अभी अपने सुना था डायग्राम के अंदर, कप के जैसा होता है या प्याले नुमा होता है, के आकार का थैला भाग है, फैला हुआ भाग है, थैले जैसा। बोमन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, और इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अभी अपन ने डायग्राम में समझा था, देखिए अपन दोबारा देख लेते हैं। ये रहा ग्लोमेरुलस, है ना, ये भाग जो गुच्छा है ये ग्लोमेरुलस है। फिर आगे ये बता रहा है, ग्लोमेरुलस का एक शिरा जो बोमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वो तो वर्ग के धमनी से जुड़ा होता है, तथा द्वितीय हिस्सा स्वच्छ रक्त ले जाता है, वो वर्ग के शिरा से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ला रहा है, ये वर्ग के धमनी है, और ये यहाँ पर जो अभिवाही धमनी है, ये आगे जाकर के वर्ग के शिरा से जुड़ जाती है। उसको अपन आगे समझेंगे इसकी क्रियाविधि के अंदर, ठीक है। ये अभिवाही धमनी और ये अपवाही धमनी, ये अपवाही धमनी आगे चल करके शिरा, वर्ग के शिरा को रक्त दे देती है। इसलिए ये क्या कह रहा है कि धमनी से रक्त आता है और शिरा के अंदर चला जाता है। फिर दूसरा है वर्ग नलिका। वर्ग नलिकाएं जो है कौन कौन सी हैं? यह है बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में नलिका हेर पिन नुमा कुंडलित होकर हेलने का लूप का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से हेलने का लूप, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और ये संग्राहक नलिका, ठीक। ये अपन ने इसमें यहाँ पर इसके बारे में संरचना के बारे में समझा। अब ये जो एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन, वो ये बन सकता है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में मूत्र निर्माण की, मानव मनुष्य में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए इसके लिए तो अपन 3 पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें 3 ही चरण है। मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला होता है गुच्छकीय निस्पंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण, और तीसरा है स्तरवन। अब ये गुच्छकीय निस्पंदन क्या है पहले अपन ये समझेंगे, उसके पश्चात पुनः अवशोषण समझेंगे और फिर स्तरवन समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं गुच्छीय निस्पंदन के बारे में। अब ये गुच्छे का मतलब है ग्लोमेरुलस, ये रहा अपना ग्लोमेरुलस, है ना। ये गुच्छीय निस्पंदन, यहाँ निस्पंदन ये है। निस्पंदन का मतलब होता है छानना। अब देखिए यहां से शुरुआत करता हूं मैं। जैसे अपना शरीर के अंदर जो अमोनिया थी, उस अमोनिया को किस में बदला गया? अमोनिया को यूरिया में बदल दिया। किसने? यकृत ने। मैंने ये यकृत का डायग्राम बनाया है, लीवर।
और यहां से रक्त के अंदर यूरिया जो घुल करके ये आ गई यहाँ पर किसके पास, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के पास आ गई इस नलिका के द्वारा, ठीक है ना। ये धमनी है, ये अभिवाही धमनी के द्वारा रक्त इसमें आ गया और इस रक्त में क्या घुला हुआ है, यूरिया घुली हुई है। उस यूरिया को अपन को अलग करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। अब यहाँ पर ये यूरिया रक्त में जो घुली हुई है, यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस प्रकार से चालनी में छिद्र होते हैं चलनी के अंदर, वैसे इन छिद्रों से यूरिया छन करके यहां आ जाएगी, कहां, समीपस्थ नलिका के अंदर, ठीक है। परंतु इन छिद्रों में से जल भी साथ आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, खनिज लवण भी आ जाएंगे, ग्लूकोज भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कुछ विटामिन भी छन करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो काम की चीजें हैं हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी हैं, वो भी यहां से निस्पंदन के द्वारा आ जाती हैं। निस्पंदन का मतलब छन करके आ जाती हैं, आ गई। तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, ये कहलाता है गुच्छकीय निस्पंदन, ठीक है ना। पहला पॉइंट अपन ने समझा। फिर आगे देखिए दूसरे पॉइंट में अपन क्या समझेंगे, पुनः अवशोषण, ठीक है। पुनः अवशोषण की बात करते हैं। अभी अपन ने बताया कि यहाँ यूरिया, ग्लूकोज, खनिज लवण, विटामिन आदि चीजें छन करके आ गई, निस्पंदित होकर के आ गई। अब यहाँ समीपस्थ जो नलिका है, यहाँ पुनरावशोषण होगा। समीपस्थ नलिका के अंदर यहाँ छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उपकला कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, ग्लूकोज का, जल का, खनिज लवणों का, विटामिन का पुनः अवशोषण कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज, खनिज लवण, विटामिन हमारे शरीर से मूत्र के साथ बाहर चले जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाएगी, है ना। विटामिन बाहर चले जाएंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी, जल बाहर चला जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, खनिज लवणों की कमी हो जाएगी। इसको बचाने के लिए यहाँ पर ये समीपस्थ नलिका और ये दूरस्थ नलिका और ये लूप, ये पूरा का पूरा क्या करता है, इसका पुनरावशोषण करता है। किनका, ग्लूकोज, ग्लूकोज, जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनका पुनरावशोषण करता है। पुनरावशोषण मतलब पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण करना, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है वो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे स्त्रवण। स्त्रवण का मतलब क्या है, बाहर निकालना, मूत्र को उत्सर्जित करना। देखिए यहाँ पर जो पदार्थ अवशोषित हो गए, ग्लूकोज, खनिज लवण, विटामिन, उसके पश्चात क्या बच गया, सिर्फ यूरिया बचा है। और उस यूरिया को संग्राहक नलिका के द्वारा, ये ऐसे बहुत सारे वर्गाणु हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है, ये सारे के सारे एक इधर जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये रहा, है ना, ये अपना बोमन संपुट मैंने बना दिया इस प्रकार से, ये यहाँ से छन करके आ जाएगा। दूसरा एक यो बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये रहा इस प्रकार से, है ना, बोमन संपुट यहाँ से छन करके आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे, ये एक दूसरा वर्गाणु है नेफ्रॉन, ये तीसरा वर्गाणु है, ये इधर आगे, एक इधर भी है। तो सारे के सारे यूरिया को यहाँ इस संग्राहक नलिका में लाते हैं और संग्राहक नलिका जो है वो मूत्र वाहिनी से मूत्राशय के अंदर मूत्र को भेज देती है, ठीक है। और इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है और उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। चलिए अपन अब देखते हैं, टू द पॉइंट चलेंगे। अपन को 3 बातें पढ़नी है, गुच्छकीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। पहले अपन बात करें हैं, ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है, यानी कि रक्त जो है वो किडनी से गुजरता रहता है। यह रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है और यह रक्त अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। अवशिष्ट पदार्थ यानी कि इस रक्त के अंदर यूरिया भी घुली हुई है, ठीक है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां, देखिए जो रक्त ला रही है ना, ये इसकी बात कर रहा है, जिसमें यूरिया घुली हुई है रक्त के अंदर, ये अभिवाही धमनी कहलाती है, ठीक है। क्या लिख रहा है, नेफ्रॉन में बोमन संपुट में जाकर, ये बोमन संपुट है, यहां पहुंच जाती है, जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये जो अभिवाही धमनी है, यही इस प्रकार से लिपट करके केशिकाओं के गुच्छ के रूप में बदल जाती है, इसे ही ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। फिर आगे, यहां रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है, यानी कि छानने का काम किया जाता है। प्रति मिनट करीब 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो रक्त है, 1 लीटर रक्त है, उसका निस्पंदन हो जाता है, का कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ रक्त में ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। अभी अपन ने बताया कि अपन को बाहर किसको निकालना है, यूरिया को बाहर निकालना है, परंतु यहाँ पर उसके साथ साथ क्या आ गए, ग्लूकोज भी छन करके आ गया, लवण भी आ गया, अमीनो एसिड भी आ गई, है ना। यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिकाओं से गुजरता है, आगे कहाँ पहुंचेगा, समीपस्थ नलिका में, दूरस्थ नलिका में, ना, वहां पहुंचेगा। और वृक्क नलिकाओं की दीवारें घनाकार उपकला,
कोशिकाओं की बनी होती हैं, और ये जो उपकला कोशिकाएं हैं क्या करेंगी, ग्लूकोज का, है ना, अमीनो एसिड का, इनका अवशोषण कर लेंगी। ये कोशिकाएं निस्पंदन में आए, यानी कि जो छन करके जो आया पदार्थ है, लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनरावशोषण कर लेती हैं, उनका अवशोषण कर लेती हैं। तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है, यानी कि ये पदार्थ हैं वापस रक्त में चले जाएंगे, क्योंकि जो काम के पदार्थ हैं अब वापस कैसे जाएंगे, देखो समझते हैं इसको। ये जो अपवाही धमनी है जो बाहर निकल रही है, अपवाही धमनी, ये यहाँ इस समीपस्थ नलिका के चारों तरफ लिपट जाती है ना, तुरस्थ नलिका के यहाँ इस प्रकार से लिपट करके जो इस समीपस्थ नलिका ने और दूरस्थ नलिका ने अवरोही अवरोही भुजा ने जो अवशोषण किया है ग्लूकोज का, जल का, ये सारा का सारा अब ये जो अपवाही धमनी है इसके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां से ये इसको इकट्ठा करके, यानी कि ये तो इसके चारों तरफ लिपटी हुई इस प्रकार से, ठीक, और ये सारा इकट्ठा करके यहाँ ला करके एक वृक्कीय शिरा के अंदर ले आती हैं। ये वृक्कीय शिरा है, ठीक है ना, ये क्या है, शिरा, वृक्कीय शिरा के अंदर। तो यहाँ ये जो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज ये सब चीजें छन करके यहाँ पहुंची हैं, ठीक, वो चीजें पुनः अवशोषित हो जाएंगी और पुनः अवशोषित होकर के इन नलिकाओं के अंदर आ जाएंगी, और ये नलिकाएं सारा रक्त कहाँ लेके आती हैं, वो ग्लूकोज वगैरह, पानी, वो सारी चीजें इस वर्ग की शिरा में ले आती हैं, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा रक्त में आ गए पदार्थ। करीब 99% निस्पंदन उर्वरक नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि जो यूरिया के साथ ग्लूकोज वगैरह छन करके आया है, जल छन के आया है, वो हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत उपयोगी था। वो अगर शरीर से बाहर चला जाएगा तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो 99% जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित कर लेती है। अभी अपन ने पढ़ा था, ये जो नलिका है कौन सी, अपवाही नलिका, है ना, ये आगे फैल करके यहाँ इसको संग्रहित कर लेती है, संचित कर लेती है। पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते, क्योंकि यूरिया को तो बाहर निकालना है, यूरिया का थोड़ी अवशोषण करेंगे, यूरिया का अवशोषण नहीं होगा, यूरिया को तो बाहर निकालना है, ये तो हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है। अवशोषण सिर्फ ग्लूकोज, खनिज लवण, अमीनो अम्ल, है ना, इनका होगा। ये पदार्थ व्रत नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं, और यूरिया के साथ में कुछ अन्य पदार्थ मिल जाएंगे, वो मूत्र बना लेंगे। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्राहक नलिका में ले जाया जाता है, ठीक है ना, आगे अपन ने पढ़ा था, संग्राहक नलिका में पहुंच जाएगा, जहां से मूत्र नली में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क में एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है, और मूत्राशय यह अंग जहां मूत्र को जमा किया जाता है। मूत्राशय के अंदर मूत्र एकत्रित होता रहता है, जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता रहता है, और जब पर्याप्त मूत्र जमा हो जाता है तब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपने मस्तिष्क जो है वो के द्वारा ऐच्छिक संदेश, अपनी इच्छा के अनुसार संदेश मूत्राशय को भेजा जाएगा, और मूत्राशय की पेशियां संकुचित हो जाएंगी, मूत्राशय की पेशियां संकुचित होंगी, और उससे जो है मूत्राशय अवरोधनी, यहाँ एक अवरोधनी होती है जो रोक के रखती है, मूत्र को रोक के रखती है, उसमें शिथिलन पैदा होगा, जो ही उसमें शिथिलन होगा मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। और मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है, ठीक है। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिरा ले जाती है। यहाँ पर जो रक्त साफ हो चुका था उसको वृक्क की शिरा लेकर के, यहाँ जो बताया था मैंने अभी वृक्क की शिरा, है ना, वो इसको लेकर के चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र, और दूसरा इसमें वृक्क की संरचना, तीसरा हमने वृक्काणु की संरचना, और चौथा पॉइंट इसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ये अपने 4 पॉइंट इसमें समझे हैं। तो यहाँ इसमें से क्वेश्चन है 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो है वो तो इसके वर्णन का, और 2 नंबर का इसमें जो डायग्राम है, चित्र है, उसका आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।